अभी सेल्फ इंडक्शन मतलब अभी तक देखो इंडक्शन हो कैसे रहा था, यहां से ये क्या है आपका सेल्फ इंडक्शन, इसको सेल्फ यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसका एक मतलब है, अभी तक मुझे अगर इंडक्शन लाना था तो मैं क्या करता था कि एक कॉइल लेता था और बाहर एक मैग्नेट था, दो अलग चीजें थी। इसके मूवमेंट से या इसके मूवमेंट से इसमें करंट आता था, इसको हम इंडक्शन बोलते हैं। और फैराडे ने बोला था कि जब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और लेंस में उसको डायरेक्शन मिलेगा। ये है आपका अब तक का चैप्टर का सवाल, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब सेल्फ इंडक्शन करेंगे। अब हमें दो अलग चीजों की जरूरत नहीं है, एक ही सर्किट बनाएंगे और उसी सर्किट के अंदर ही हम मैग्नेटिज्म के थ्रू करंट को इंड्यूस करेंगे। देखो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको कॉइल में से करंट पास किया आपने तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर किसी भी कंडक्टर वायर में करंट जा रहा है तो उसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पर मुझे फ्लक्स चेंज कराना है, फ्लक्स चेंज कराने के लिए एक एरिया होना चाहिए, तो मैं एक सॉलिनॉइड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, ये एक सॉलिनॉइड है। मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे की लगा दिया, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो आपने ये की को क्लोज कर दिया, ठीक है, की को क्या किया, अब ये सर्किट ऑन हो गया। सर्किट क्या हो गया, अब इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से क्या करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। मान लो आपका मैक्सिमम करंट 10 एम्पीयर है, कितना है, होता क्या है कि ऐसे नहीं कि जैसे आपने की क्लोज किया तुरंत 10 एम्पीयर आ गया, नहीं, करंट जो है धीरे धीरे सर्किट में बढ़ता है, वो बहुत तेज होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही सर्किट क्लोज किया 10 एम्पीयर करंट आ गया, पर ऐसा होता नहीं है। वो पहले जीरो था ना शुरू में, फिर 1 2 3 4 से लेकर 10 तक जाएगा, या जो भी आपका मैक्सिमम करंट आप दे रहे हो। अब ये प्रोसेस हमें दिखता नहीं है क्योंकि ये बहुत फास्ट है, पर ऐसा हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, अब देखो इसमें से मान लो करंट आ जा रहा है, अगर इसमें से करंट आ जा रहा है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्या आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है म्यू नॉट एन आई से, याद है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। हमने देखा है म्यू नॉट, और याद है टोरॉइड का भी सेम फॉर्मूला, बस वहां पे एन चेंज हो गया, म्यू नॉट एन आई। क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जी। अगर मैं करंट बढ़ाया तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब देखो, अगर मैं फ्लक्स देखूं, इसका क्या देखूं, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब होता क्या, बी डॉट ए, फ्लक्स क्या होता है, डी डॉट ए, या बी ए cos थीटा, और यहाँ पे n टर्म्स है तो n बी ए cos थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b and b is proportional to a, so flux is directly proportional to I, flux is directly proportional to I। देखो इसमें इंडक्शन कैसे हुआ वो देखो, इंडक्शन कैसे हुआ वो देखो, b I पर डिपेंड करता है, I धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब b भी इसका बढ़ रहा है। अगर गिवन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि देखो शुरू में करंट 0 तो b 0 तो फ्लक्स 0, फिर मान लो कुछ I की वैल्यू आई तो उससे कुछ b की वैल्यू आई तो उससे कुछ फ्लक्स की वैल्यू आई, ऐसे I बढ़ते गया, b बढ़ते गया और फ्लक्स भी बढ़ते गया। मतलब टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होगा। और अगर टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा, अब देखते हैं कि वो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आएगा, ठीक है। देखो ईएमएफ
बढ़ यहाँ से करंट बढ़ रहा है, इसलिए ईएमएफ बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऐसा होगा, वो ऐसा करंट देगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसके कॉज को अपोज करे। देखो हो क्या है, यहाँ पे करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस करंट को यहाँ पे बढ़ने नहीं देगा, तो वो यहाँ पे उल्टा करंट भी देगा, जिसको मैं बोलता हूँ इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट? तो इंडक्शन हो रहा है ना, तो फैराडे ने क्या बोला, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा ना, E = IR। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, तो जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और अगर उसका डायरेक्शन ऐसा है तो आप समझो कि उसका ईएमएफ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका आई इंड्यूस है। इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। अब समझे? एक टॉपिक पहले लिखा था, ये है बैक ईएमएफ। क्लियर है? ये क्या है आपका? बैक ईएमएफ। अब देखो होता क्या है कि आपने की बंद किया, धीरे धीरे करंट बढ़ा, करंट बढ़ रहा था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा था, और फैराडे ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ E, इसको क्या मान लेते हैं? E, और यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हुआ जो आपके उल्टे डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? समझा सेल्फ इंडक्शन क्यों? क्योंकि उसी कॉइल में आपने सिर्फ करंट दे दिया और अपने आप एक नया करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं कि EMF is induced due to current change in same coil। ठीक है, EMF is induced, मैं इसको मिटा देता हूँ, इक्वेशंस में आता है तो देखो। EMF is induced due to current change ये लिखना जरूरी है। इसी को क्या करते हैं? अब देखो आपको पता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड वो I पे डिपेंड करता है। आपका जो फ्लक्स है वो क्या है? NBA cos थीटा, where theta is the angle between B and A। अगर देखो B ऐसा और एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है ना, तो बीच का एंगल क्या हो गया? 0, और cos 0 1 होता है, तो phi हो गया NBA। phi is directly proportional to B, B is directly proportional to I, therefore flux is directly proportional to I। अब बस देखो आप जो करंट दोगे उससे फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के यहाँ पे मैं L लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? तो L क्या आ गया? phi upon I। L क्या आ गया? ये जो L है ये है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को ऑलिगोड भी बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जो कि होता है 5/5। E क्या होता है? -d/dt। तो E क्या होता है कि -d/dt, और 5 का रूप में L है, तो L बाहर ले लो, di/dt, therefore L is equal to -E upon di/dt।
नहीं आई तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। स्मॉल करंट नहीं ना होते, छोटा करंट डी मतलब स्मॉल नहीं नहीं उससे क्या होगा, आई टाइम में टाइम के फंक्शन में होगा ना, आई क्या होगा टाइम के फंक्शन में होगा, मतलब टाइम चेंज होगा तो आई भी हम छोटे चेंज को कंसीडर कर रहे हैं, समझे? आप लिख सकते हो ऐसा। तो ये क्या होगा, एक मिनट, L is minus di by dt ले दिया हमने, ये होगा इसका ऐसा यूनिट देख लो, क्या देख लो, ऐसा यूनिट देख लो, इसके ऐसा यूनिट में ये ऐसा यूनिट ऑफ L ना, ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, तो वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर, इसको बोलते हैं हेनरी, इसको क्या बोलते हैं हेनरी, ठीक है? तो ऐसा यूनिट ऑफ L इज H फॉर हेनरी, यहाँ पे H इज वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर, ठीक है? अब डेफिनेशंस दिए हैं, ठीक है? दो डेफिनेशन में यही लिखा था, तीसरा अगला बोलोगे, लेकिन जो तीसरा डेफिनेशन है वो बेसिकली एनर्जी है कॉइल का, सर्किट का, और यही एग्जैक्ट सेम चीज उन्होंने अलग से फिर से दी है आगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक कॉइल, ये जो चीज लिखी है वो एग्जैक्टली सेम टू दी थर्ड डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1 और 2 और 3 है, यहाँ पे 3, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम, ठीक है? अगर आप देखो तो लास्ट में आंसर क्या आता है, तो हाफ, ठीक है? तो हम लोग इसको यही पढ़ लेंगे, ये टॉपिक आप सिर्फ रीड कर लेना, सेम चीज है, इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक है? जो थर्ड डेफिनेशन है L का और एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सर्किट सेम ही है, ठीक है? तो आप इसको डेफिनेशंस में ही पढ़ लेंगे और जो एनर्जी स्टोर्ड है आप वो रीड कर सकते हो। फिलहाल पहले दो छोटे छोटे डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? डेफिनेशंस ऑफ L, डेफिनेशंस ऑफ L, पहला क्या है, L is I by I, तो पहला डेफिनेशन है L is the ratio of, क्या है, L is the ratio of फ्लक्स और क्या फ्लक्स अपॉन फ्लक्स टू दी करंट, बस इतना ही है ना, L is the ratio of magnetic flux and current per unit in the circuit, ठीक है, per unit। दूसरा है E L is equal to, अगर मैग्नीट्यूड लो तो E by di by dt, ठीक है? मतलब रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF टू by changing current क्या to produce around the circuit the rate of change of current to rate of change of current ठीक है? ये दो डेफिनेशन है। तीसरा एक है कि कितना एनर्जी इसमें स्टोर होता है, वो हम देखेंगे, आप पहले इतना नोट करो। थर्ड डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन? थर्ड। थर्ड डेफिनेशन पावर का है। देखो हो क्या रहा है, जब आपने जैसे ही करंट दिया, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उल्टा करंट आ गया। अब उल्टा करंट आ रहा है, अब आप करंट दे रहे हो, तो उस करंट को अपोज करके आपको जाना, क्योंकि आपके अपोजिशन में एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। जब आप वर्क करोगे तो ऑब्वियसली वो टाइम के साथ चेंज होगा,
जैसे जैसे ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा ईएमएफ चेंज होगा, रिड्यूस भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपका जो वर्क है टाइम के साथ चेंज होगा और उसी को हम पावर बोलते हैं, उसी को हम बराबर। अब पावर का एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज के टर्म्स में, V into I। V into ये कैसे है पता है? देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बार लिखाया था कि वर्क अपॉन चार्ज कुछ होता है। देखो, वोल्टेज इनटू आई है। अगर आप ध्यान से देखो, पावर होता क्या? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अभी ये होता है, समझो V, ठीक है, इनटू Q बाय T। वर्क क्या होता है? V इनटू Q बाय T, क्योंकि आपको याद है मैंने V इक्वल टू वर्क अपॉन Q लिखा था, याद है? तो V इनटू Q हो गया वर्क अपॉन T, तो Q बाय T करंट होता है, तो V इनटू I हो गया। पावर क्या हो गया? V इनटू I, ठीक है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि पावर वर्क वोल्टेज इनटू I भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ E, तो आपका जो P है वो E इनटू I है, बराबर। यहाँ डालो EI इज dW by dt, dW by dt। अब देखो dW क्या है? EI dt। E क्या है? देखो माइनस L di by dt। E है माइनस L di by dt into I dt। ये I कैपिटल है, ठीक है। I dt, dt से dt कैंसिल, ये हो गया आपका dw, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रल से आएगा क्या? वर्क, है ना? माइनस बाहर ले लो, माइनस L बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ I di, I di फ्रॉम 0 टू मान लो करंट आए, तो वर्क हो गया माइनस L I स्क्वायर बाय dt। वर्क क्या हो गया? माइनस L I स्क्वायर बाय। वर्क नेगेटिव है, मतलब आपको अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना। जो करंट आप दे रहे हो वो अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, अगेंस्ट द इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ, ठीक है। ये है आपका वर्क। अब जो वर्क है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यही U भी है आपका, यही क्या है? U भी है, और दैट इज एनर्जी ऑफ द सर्किट, एनर्जी ऑफ द सर्किट। ये वाला पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। मान लो इफ I is 1 एम्पीयर, तो क्या हो गया? वर्क इज मैग्नीट्यूड में लो L by 2, therefore L is 2W। मतलब अगर आपको 1 एम्पीयर का करंट देना है सर्किट में, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो ट्वाइस दी वर्क होगा, ट्वाइस दी वर्क होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा, पहले इतना नोट करो, फिर एक स्टेटमेंट लिखा था, बोलो। सर ये W माइनस L by 2 आएगा ना? हाँ, मैग्नीट्यूड क्या है? अच्छा, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में फिर H2 की वैल्यू प्लस मिलेगी, माइनस नहीं लेना है। देखो ये नेगेटिव है, कैसे? डायरेक्शन कि आपको वर्क अगेंस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए वर्क तो पॉजिटिव चीज है ना। वर्क नेगेटिव होता है डायरेक्शन के टर्म्स में, कन्वेंशन। वर्क ऐसा तो नहीं हो सकता मैंने -3 जूल काम किया, नहीं, मैंने 3 जूल काम किया इस डायरेक्शन में, तो ये वर्क से डायरेक्शन दे रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है? L स्क्वायर बाय 2, उसमें से I 1 लिया तो हो गया L बाय 2, ठीक है। यहाँ तक लिखो, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा। अच्छा, इसको एक और चीज से कंपेयर किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको याद होगा
तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हाफ की जगह हाफ है, एम की जगह एल है और वी स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर। तो जो एल है वो एम का काम करता है। किसका काम करता है? एम का। एम का काम क्या है? इनर्शिया। मास होता है ना, इनर्शिया देता है। अभी ट्रक है, अगर खड़ा है तो उसको धक्का देना मुश्किल है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। तो वैसे एल यहाँ पे मास का काम कर रहा है, तो एल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी आपके बुक में लिखी है, कंपेयर किया बस, इक्वेशन पार्ट यहीं तक था। इंडक्टेंस ऑफ अ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, हमको सब फॉर्मूला पता है, सो एक के बाद एक डालते जाओ। ठीक है, अब आपके पास एक सोलेनॉइड होगा, उसका कोई लेंथ L होगा, उसका कोई लेंथ L, उसमें से करंट I जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ क्या है? L। अब करंट I है। अब देखो, हमको क्या निकालना है? इंडक्टेंस। वो होता क्या है? I बराबर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता था, तो वहां से L आता है। अब आपको पता है कि फाई क्या होता है? N B A cos थीटा। यहाँ पे B ऐसा है और A भी ऐसा है, तो थीटा क्या हो गया? 0। तो फाई हो गया, थीटा 0 है तो cos थीटा 1। NBA ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। B क्या होता है? U0 n है। यहाँ पे n क्या आता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया 4। अब b 3 को 2 में पुट करो, सो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 5 is n b है ना, u0 n I into a, ये हो गया 4 5 हो गया। एक काम करो, अब ये 5 को इसमें पुट करो, फ्रॉम 1 and 5 n is 5 है, n u0 n I a upon I n आ गया n u0 n a 6 from 4 and 6 n को काम करो, n into l लिख दो, कैपिटल N को क्या लिख दो? n into l u0 n a, तो l हो गया n स्क्वायर l स्क्वायर l u0 n, सॉरी ये n by I है, लेंथ है, ये लेंथ है। अभी म्यूचुअल l कैपिटल नहीं, स्मॉल ले लो, क्या ले लो? स्मॉल। कोई दिक्कत? ये ये है आपका इंडक्टेंस ऑफ ये क्या है आपका? इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। एक मिनट, इसको लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब मैं क्या करूँगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ लूंगा, क्योंकि लंबा L है ना, और एक यूनिट लेंथ में इसको कितना इंडक्टेंस है वो देखना, वो है
n स्क्वायर b नॉट इनटू a। ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस पर यूनिट। अब इसके बाद उन्होंने एरिया के टर्म में दे दिया। ठीक है, चलो फॉर्मूला यही यूज किया, L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a n आ गया n स्क्वायर म्यू नॉट n म्यू नॉट a बराबर। एरिया क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या होता है? जो कि होता है पाई d बाय 2 का होल स्क्वायर, जो कि होता है पाई d स्क्वायर बाय 4। ये क्या हो गया? एरिया। तो L हो गया n स्क्वायर L म्यू नॉट पाई बाय 4 d स्क्वायर बाय 4। Therefore L is directly proportional to n square and L is directly proportional to d square। मतलब अगर आपका डायमीटर ज्यादा है, मतलब बड़ा सा आपने सोलेनॉइड बनाया तो उसका इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर आपने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखा तो भी इंडक्टेंस ज्यादा होगा। ये है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, नोट कर लो। अच्छा, यहीं पे एक छोटा टॉपिक और उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो पहले इंडक्टेंस इन सीरीज देख लेते हैं। इंडक्टेंस इन सीरीज ठीक है। सीरीज है, मान लो ये है और ये और एक, इसका L1 है, इसका L2 है, तो L in series is L1 plus L2 plus L3, correct? Yes sir। और इंडक्टेंस in parallel is 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L2। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी of a magnetic field, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है um से। ठीक है, स्मॉल u m से। ub है क्या बात है? ठीक है, u m लो या u b लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या u b ले लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को b से लिखा है। ठीक है, अब हम जो देखे हैं वो है मास डेंसिटी। वो क्या है? मास डेंसिटी। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड का कुछ लेंथ L है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है, और यहाँ पे एक की है। ठीक है, यहाँ पे की क्लोज हो गया, करंट आई जा रहा है, लेंथ L। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है UB, ठीक है, वो होगा स्टोर्ड एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है? हाफ B I स्क्वायर
obvious कि हाफ एल आई स्क्वायर, L is square हाफ एल I square अपॉन वॉल्यूम क्या है एरिया इनटू area लेंथ, half ये एरिया ए है ना और लेंथ एल है, तो ए इनटू वॉल्यूम होगा। अब देखो हाफ बाहर ले लो, ठीक है, एल बाय एल एक कर लो, आई स्क्वायर अपॉन ए, ये है यू यू बी, ठीक है। एल बाय हम लोग ने देखा है, ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्या है self inductance per unit length पीछे n square mu naught एन स्क्वायर pi d square upon नहीं एल बाय एल का इंटीग्रेशन बताओ, n square mu naught म्यू नॉट a ए इनटू आई स्क्वायर half अपॉन a ए से कैंसिल, तो यू बी क्या है u b half n square mu naught हाँ I square एन स्क्वायर mu naught I square म्यू नॉट आई स्क्वायर, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, तो यू भी आ गया हाफ एन स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, अगर देखो सोलेनॉइड का बी क्या होता है म्यू नॉट एन आई, तो यू भी हो गया हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्लियर। This is the energy density of a magnetic field, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में जाएंगे, किसमें जाएंगे या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस से एकदम सिमिलर ही है, तो बिल्कुल आपको डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। देखो होता क्या है, आपके पास एक कॉइल था, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज था, फिर एक की था, और ये आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। आपने क्या किया, एक और कॉइल बाजू में लाके रख दिया, ठीक है। अब इस कॉइल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है या एमीटर जो बताएगा इसमें से करंट है या नहीं, बस इतना है। इसका काम है कि इस कॉइल में करंट आया है कि नहीं वो बताए, और आपने यहाँ पे रखा है, ये हेडिंग है म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेडिंग क्या है mutual inductance denoted by M म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल, ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसमें से करंट जा रहा है आई प्राइमरी बराबर आया ना। अब देखो होता क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें की क्लोज करूंगा और करंट पास करने दूंगा, क्या पास करने दूंगा, जैसे ही देखो जैसे ही करंट इसमें से जाएगा होगा क्या, करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक उल्टा करंट आएगा, ये देखा हमने। लेकिन क्योंकि ये इसके जस्ट बाजू में रखा गया, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल में से भी ऊपर जाएगा। हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाता है, इसमें से भी ऊपर जाएगा। अब इसी का मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसी का मैग्नेटिक फील्ड इसमें से होके जा रहा है। जब मैंने की क्लोज किया, क्या किया की क्लोज किया, तो इसका करंट बढ़ने लगा, अगर इसका करंट बढ़ने लगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो इसका फ्लक्स भी बढ़ा, मतलब इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसमें भी एक करंट आ जाएगा। तो इसके वजह से इसमें इंडक्शन हुआ, इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें कुछ नहीं था,
सिर्फ कॉइल में एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया देखने के लिए कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर जैसे हम नजदीक आके देखते हैं हमें पता चलता है कि करंट आ रहा है। ठीक है, अब इसको मान लो कि इसका फ्लक्स phi p है, इसका फ्लक्स phi s है, इसका है इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी और इंड्यूस्ड इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, और इसका हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। चलेगा? अगर आप ध्यान दो सेल्फ इंडक्शन में मैंने लिखा था कि phi is directly proportional to I, मैं बोलता हूँ phi of secondary is directly proportional to I in primary। सेकेंडरी में तो कोई करंट पहले है ही, सेकेंडरी में हम करंट बना रहे हैं, कैसे? जब प्राइमरी में करंट भेजा और उसको बढ़ाया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, वही मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बढ़ा। ठीक है, तो आप प्राइमरी में कितना करंट देते हो डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना सेकेंडरी में आएगा। तो जब हम इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वो L नहीं इस बार N हो जाएगा। I hope it is clear। तो phi s is M into I P, या इसको कैपिटल I ले लो, आपकी बुक में क्या दिया? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स उससे चेंज नहीं होगा। तो phi s upon I P and this N is coefficient of mutual induction, या म्यूचुअल इंडक्टेंस या सॉरी ये म्यूचुअल इंडक्शन है, ये म्यूचुअल नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन होगा और इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, कोएफिशिएंट को। ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना, ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन लिखना होगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हम लोग ने किया था, इसमें किया था हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया था, वैसे ही कर लेते हैं बाय फैराडे लॉ, बाय Faraday's law। E in secondary is minus d by dt of flux in secondary, बराबर। अभी flux in secondary is nothing but m into ip, m into ip, तो माइनस m बाहर आ गया, d ip by dt आपका EMF इंड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब इसका भी जो यूनिट है हेनरी है, ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। ऐसा यूनिट ऑफ एन इज हेनरी, जिसको हम h बोलते हैं। अच्छा, हेनरी को एक और चीज लिखा जाता है, हेनरी होता क्या है? हेनरी क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, वोल्ट अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पीयर। वोल्ट को मैं एम्पीयर इनटू ओम भी लिख सकता हूं, V है इनटू सेकंड अपॉन करंट, ऐसे ही क्या, तो हेनरी सेकंड इनटू ओम भी होता है। ठीक है, यहां तक नोट करो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ represented by A। yes sir। मान लो प्राइमरी कॉइल, क्या है प्राइमरी कॉइल? तो यहाँ पे वोल्टेज का सोर्स होगा, हाँ सर, एक की होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल, हाँ, इसमें कुछ नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर या तो बेसिकली करंट है। हाँ, ठीक है, अब होगा क्या, इसका मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 है,
और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस n है, मान लो, ठीक है। इसका इंडिविजुअली L2 है, इसका इंडिविजुअली L1 है और इसका इंडिविजुअली n है, ठीक है, चलेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बेसिकली होता क्या है, देखो जैसे आपने की क्लोज किया करंट बहेगा, करंट बहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसा दिखता है कुछ, लेकिन बराबर, क्योंकि इसका इसमें से भी जाएगा, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फ्लक्स इन प्राइमरी या फ्लक्स इन सेकेंडरी। तो कितना फ्लक्स इसका इसमें जहां आया वही कपलिंग होता है, वही क्या होता है कपलिंग। अगर मान लो ये आपका प्राइमरी कॉइल था और यही आपका मान लो सेकेंडरी कॉइल आपने रख दिया, तो इसको मैं बोलूंगा परफेक्ट कपलिंग, क्योंकि जितना प्राइमरी में जाएगा उतना ही सेकेंडरी में भी जाएगा। मान लो ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है, तो अगर आप देखो ये ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, एरिया ऐसा है और बी ऐसा है, फ्लक्स जीरो क्योंकि cos 90 जीरो, तो इसको मैं बोलूंगा नो कपलिंग, ठीक है, कोई भी अमाउंट जा नहीं रहा, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब इसका फ्लक्स कितना इसमें जा रहा है, ठीक है, यही। तो इसका जो फॉर्मूला है K वो बेसिकली phi2 अपॉन phi1 है या phi s अपॉन phi2, इसको बुक में 1 2 दिया है, ठीक है। तो K लिख लो आप phi2 अपॉन phi1, वहां से आ जाएगा कि phi2 इज K टाइम्स phi1, ठीक है, चलेगा। और एक चीज है, अच्छा इसको छोटा छोटा लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, जगह को थोड़ा सा बचाना है, थोड़ा सा क्या करते हैं, तो K क्या आया phi2 अपॉन phi1, तो यहाँ से phi2 क्या आया K टाइम्स phi1, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज K टाइम्स रूट ऑफ L1 into क्लियर है, ठीक है। तो यहां से K क्या आ गया, m अपॉन रूट ऑफ L1 into L2, मतलब K is directly proportional to M, या बोलो M is directly proportional to K, ठीक है। अब देखो if K is 1, if K is 1, therefore M is equal to root of L1 and L2, इसको मैं बोलता हूँ परफेक्ट कपलिंग, क्या बोलता हूँ परफेक्ट, जहाँ पे n की वैल्यू अंडर रूट ऑफ L1 into L2 आएगी। If K is greater than 0.5, इसको मैं बोलूँगा टाइट कपलिंग या स्ट्रॉन्ग कपलिंग, टाइट कपलिंग। If K is smaller than loose, ठीक है, and L1 is equal to L2, if K is 1 and L1 comma L2 is equal to L1 equal to L2 equal to L, therefore देखो K नहीं दिया क्या, नहीं K नहीं, N is L1 equal to L2 equal to L, बराबर, और K हो गया, ये K1 ले लो, क्या ले लो K1 ले लो, K क्या ले लो 1 ले लो, K1 लिया हमने और L1 L2 L हो गया, L स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में L बाहर आ गया, तो M इक्वल टू L, इसको बोलते हैं सेल्फ कपलिंग। जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों का उतना ही जितना सेल्फ इंडक्टेंस है उतना ही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं
ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ अभी लास्ट टॉपिक देख लो ट्रांसफॉर्म क्या देख लो ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज लो वोल्टेज ना या लो टू हाई दोनों होता है स्टेप अप या स्टेप डाउन गांव में ट्रांसफार्मर होता है अगर सुना होगा आपने बोलते हैं ट्रांसफार्मर फट गया है ना गांव में लाइट जाती है क्यों ट्रांसफार्मर फट गया फट गया हाँ, ठीक है ट्रांसफार्मर का काम है सर देखिए इधर करंट लगा करंट लगा अपने इलेक्ट्रिक से इस ब्लॉक में तो आपने दूर फेंक कर गांव में पकड़ चिपक के रखा ऐसे डिपेंड करता होगा एसी या डीसी पे इधर इधर भी सेम एसी करंट ही है एसी लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको दूर ही फेंके चिपकते भी है लोग बहुत से केसेस में तो दूर ही है दूर फेंकते हैं। हां मैंने तो जो देखा चिपक जाता गांव के इसमें तो चिपक ही रहते हैं है करंट तो चिपका ही देगा ना आपको करंट तो आपको चिपका ही देगा करंट आप सर्किट बनता है हां करंट फ्लो भी लगा आपने से आपके चार्जेस बॉडी के ऐसे हो देखना पड़ेगा क्या रीजन है ठीक है मोस्टली तो चिपका ही लेता है फेंकता है क्या देखना पड़ेगा करंट झटका लगता है ना ठीक है करंट लगेगा भी तो लकड़ी से मारना सर पे नहीं मर जाएगा जहाँ से चिपका है वहाँ साथ नहीं तो जाके मार दिए बचेगा ही नहीं तो करंट से जाएगा ठीक है लास्ट क्या है आपका ट्रांसफार्मर is a device that changes the voltage of alternating current ठीक है change the voltage of AC current alternating current from low to high or high to low तो ट्रांसफार्मर का काम ही है कि AC वोल्टेज को लो टू हाई ले जाना या हाई टू लो लेके आना जब ये हो तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब ये हो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्लियर है जब लो टू हाई जाए तो क्या बोलते हैं और जब हाई टू लो जाए उसको क्या बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ठीक है it works on the principle of mutual inductance it works on the principle of mutual inductance ठीक है देखो कैसे देखो आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया क्या लिया सॉफ्ट आयरन बहुत कमाल की चीज है यहाँ पे आपने एक कॉइल बनाया क्या बनाया और यहाँ पे आपने एक दूसरा टॉप बनाया मान लो ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी ये इनपुट आ गया और आउटपुट आपने दो कॉइल लगाया ये ईएमएफ ऑफ प्राइमरी और ये अल्टरनेटिंग है कैसा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज है चेंज होता है ठीक है इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n1 है इसका नंबर ऑफ टर्न्स n2 इसका फ्लक्स I1 और इसका फ्लक्स I2 कोई दिक्कत है क्या नहीं अब हमें पता है जो फ्लक्स हम ले रहे हैं that is through one term this is through flux through one term clear flux through one term अब फैराडे लॉ क्या कहता है E is minus d phi by dt तो E in primary is minus of flux of primary by dt d phi ये phi फ्लक्स थ्रू वन टर्म है
बट एक्चुअली में ये n होना चाहिए हाँ d phi पर, ये क्योंकि n टर्म्स है ना, n1 टर्म्स, कितना टर्म्स है n, या n भी ले लो, या तो सब 1 2 लेना पड़ेगा, तो सब ps ले लो, ये np ले लो, ठीक है। अब देखो es क्या होगा, माइनस d phi s बाय dt, तो es हो जाएगा माइनस n टाइम्स ds बाय, ठीक है। ये इक्वेशन ये इक्वेशन फ्रॉम es upon ep EP is equal to LS upon is equal to NS ns upon NP. ठीक है। मतलब कि if ns is greater than np, ns is greater than NP. es is greater than ep, तो ये हो गया स्टेप ऑफ ट्रांसफर। Step of transform कैसे, is नहीं कैसे, ऐसे so voltage बढ़ेगा इससे वोल्टेज आउटपुट बढ़ गया ना, हाँ प्राइमरी से सेकेंडरी बढ़ा होगा। बड़ा होगा मतलब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अगर आपको ट्रांसफार्मर बनाना है, क्या बनाना है, ट्रांसफॉर्मर आपने मैग्नेटिक ये लिया सॉफ्ट आयरन कोर, क्या लिया सॉफ्ट आयरन कोर में आपने एक तरफ कॉइल लपेट दिया, जो आपको अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो जो दूसरा कॉइल लपेटोगे उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा, बस इतना ही करना है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ if ns is less than np, NP es is less than ep, स्टेप डाउन तो ट्रांसफॉर्मर ये हो जाएगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है? तो इसके बस नंबर ऑफ टर्न्स को कम करो। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये मैग्नेटिक शील्डिंग करता है, मतलब इसका देखो करंट जाएगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और मुझे इसमें लेके जाना है ना, तो मैंने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, तो ये बिखरेगा नहीं और ये इसी में कॉन्सेंट्रेट होके इसमें चला जाएगा, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वापस, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, गैल्वेनोमीटर में भी किया था, तो अलग मैग्नेटिक शील्डिंग में भी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब हो क्या रहा है, लेकिन अगर आपका ये वोल्टेज बढ़ा तो आपका करंट बढ़ेगा कम होगा, करंट क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा क्या, देखो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यस सर ये इक्वेशन, जी ये पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट इनपुट में प्राइमरी वोल्टेज हाँ इनटू प्राइमरी करंट, हाँ मान लो आईपी, मान लो आईपी आईपी इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज यस इनटू, आउटपुट करंट क्लियर है। यस सर तो ईपी बाय ईएस क्या आ गया, आईपी बाय आईएस बाय आईपी, आईएस बाय, तो if EP is greater than ES, IP would be less than IS, समझो, EP by ES है, अगर EP बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव, हाँ मतलब IP बड़ा हो गया, सॉरी IS बड़ा IS, EP बड़ा हो गया IS EP बड़ा हुआ तो IS बड़ा हुआ, if, ठीक है। तो बेसिकली इससे आप इससे क्या लिख सकते हो कि EP अपॉन
ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS IP upon IS। तो यहाँ देखो अगर ES EP से बड़ा है हाँ। ES EP से बड़ा है तो एक्चुअली में IP बड़ा हो जाएगा IS। IS। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका जो आउटपुट करंट है हाँ। वो छोटा होगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वो आउटपुट करंट बड़ा होगा। बड़ा हो जाएगा। ये है आपका ट्रांसफॉर्मर। और यहीं पे आपका चैप्टर हो गया है खत्म। इसको नोट करो।